गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग जी ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਾਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਫੈਮਿਲੀ ਵਧੀਆ ਜੀ एकदम ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ बहुत ਵਧੀਆ सर ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆਪਾਂ एकदम ਵਧੀਆ जी आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग है आपकी दुआएं हैं बहुत सारा प्यार है सब कुछ बढ़िया चल रहा है जी चलो फाइनली आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सक्लूसिव सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चों के लिए। लास्ट सेशन में क्वेश्चन बैंक 2 जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाला था उसके अंदर 2 चैप्टर हमने कंप्लीट किए थे जी, ठीक है जी। और आज जो हमें चैप्टर स्टार्ट करना है दैट इज कॉम्पोजिशन लेवी का, आज की क्लास भी हमारी होगी और ट्यूसडे को जो हमारी क्लास होगी ना वो भी इसके क्वेश्चंस की होगी जी, ठीक है जी। अच्छा बच्चे कई बार मुझे कह रहे हैं, कहते सर जो आपने क्वेश्चन बैंक 2 दिया था ना उसमें हमें चैप्टर ही नहीं मिल रहा, कंपोजिट स्कीम का चैप्टर कहाँ है। सर अगर आपने चैप्टर 3 अगर ध्यान से देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर सुना ध्यान से एक बार, अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे ना, ये जो आपका चैप्टर 3 जो मैंने क्वेश्चन बैंक के अंदर डाला है, चैप्टर 3 में ही आपके ना कंपोजिट स्कीम के क्वेश्चन दिए हुए हैं। और एक बच्चे का मैसेज मेरे पास ये आया था कि सर इस चैप्टर में ना काफ़ी कम क्वेश्चन हैं, वो तो हमारे एक लेक्चर के अंदर हो जाएंगे, फिर आप ट्यूसडे को आपने कहा कि 2 दिन आप ये लेक्चर कराओगे। अब सर जितने भी क्वेश्चन इस क्वेश्चन बैंक के अंदर होंगे वो तो आज हम सारे कंप्लीट कर लेंगे, जो मैं ट्यूसडे को क्वेश्चन करने हैं वो आपके पास्ट ईयर्स के जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं डिस्कस करवा दूंगा, और जो सीए वाले एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे कंपोजिट स्कीम के उसको भी डिस्कस करवा दूंगा जी, ठीक है जी। और ट्यूसडे की क्लास से पहले उसका मैं पीडीएफ जो होगा वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा ताकि एक बार आप पहले से प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो ट्यूसडे को हम एडिशनल क्वेश्चन करेंगे जो इस क्वेश्चन बैंक में नहीं है जी, ठीक है। और मैं दोबारा कह रहा हूँ सर आज तक का इतिहास गवाह है, आप अभी तक का पेपर कोई भी उठा के देख लेना, हर बार एग्जाम में कंपोजिट स्कीम में से क्वेश्चन बना ही बना है जी। अब वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा, प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, वो किसी भी तरह क्वेश्चन बनेगा, हमें सारे क्वेश्चन अच्छे ढंग से करके जाने हैं। स्टार्ट करूं? पक्का पक्का करूं स्टार्ट? बच्चा कह रहा है सर करो करो स्टार्ट। लो जी इधर देखो ध्यान से, अब एक बार यहाँ पे चेक करना जी, क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो कंपोजिट स्कीम के नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 से कंपोजिट स्कीम के टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है जी। और ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन देखने को मिल सकता है जी। एक बार क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, वो ये बात कहना चाह रहे हैं, वरुण एंड अरुण एसोसिएट स्टार्टेड ए पार्टनरशिप फर्म ऑफ आर्किटेक्ट इन भोपाल मध्य प्रदेश ऑन 1 अप्रैल। द फर्म प्रोवाइड द आर्किटेक्चर सर्विस इन मध्य प्रदेश, इट प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल ऑफ इट्स टर्नओवर। अप्रैल से जून तक 20 लाख रुपए की टर्नओवर है, जुलाई से सितंबर तक 30 लाख रुपए की टर्नओवर है, और अक्टूबर से दिसंबर तक 20 लाख रुपए की टर्नओवर है। फिर वो कह रहे हैं दी फर्म हैज ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22 एंड पेज टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, डिटरमाइन द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ वरुण एंड अरुण एसोसिएट फॉर द क्वार्टर अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर और अक्टूबर टू दिसंबर। और फिर नीचे लिखा हुआ है द रेट ऑफ टैक्स ऑन आर्किटेक्चरल सर्विस आर सीजीएसटी 9% है, एसजीएसटी 9% है। सर एक बात मुझे पहले सोच के बताओ, अब जो भी इन्होंने जीएसटी का रेट दिया है क्या वो रेट मेरे किसी काम का है? आंसर इज नो, वो रेट मेरे किसी भी काम का नहीं है। और एक बात मुझे और सोच के बताना सर, इस क्वेश्चन में क्या उसने ये कहा है कि वो स्कीम लेने के एलिजिबल है या नहीं है, या वो टैक्स लाइबिलिटी की बात कर रहा है? वो टैक्स लाइबिलिटी की बात कर रहा है सर। अब जितने बच्चे मेरे फैमिली के सामने बैठे हैं या अगर रेगुलर बैच के अगर बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, याद करो आपको मैंने क्लास के अंदर कहा था कि अगर पिछले साल की टर्नओवर मैन्युफैक्चरर वाले केस में, ट्रेडर वाले केस में, रेस्टोरेंट वाले केस में 150 लाख तक होगी, तो करंट ईयर में 150 लाख तक की स्कीम, मतलब 150 लाख तक की टर्नओवर पर हमें कंसेशनल टैक्स पे करना होगा। और अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट की बात करूंगा, लिमिट आपकी 75 लाख की है, और एक सेक्शन 10(2) हमने पढ़ा था, वहां पे लिमिट आपकी 50 लाख रुपए की थी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर वो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म है ऑफ आर्किटेक्ट इन भोपाल, अगर वो सर्विस दे रहे हैं, आर्किटेक्टर की सर्विस दे रही है, तो क्या उस केस में सेक्शन 10(1) एप्लीकेबल होगा या 10(2) एप्लीकेबल होगा? 10(2) एप्लीकेबल होगा। और उसने सर्विस देना स्टार्ट कब किया है? 1 अप्रैल को। अब सोच समझ के बोला दी, अगर आप में से कोई सिंगल बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा ना, एक बार सोच के बोला, अगर मैंने अभी बिजनेस कमेंस की है, पिछले साल मेरा बिजनेस नहीं था, और सोच के बोला सर अगर पिछले साल मेरा बिजनेस नहीं था तो पिछले साल मेरी टर्नओवर कितनी होगी? 0, और 0 इज लेस देन 50 लाख, इट मींस मैं इस साल एलिजिबल तो हो जाऊंगा कंपोजिट स्कीम के। उसने कहा भी है कि आपने कंपोजिट स्कीम ली है। अब जब मुझे इस करंट ईयर में टैक्स की पेमेंट करनी होगी, तो याद करो मैंने कहा था कि सर सर्विस वाले केस में 20 लाख रुपए की रजिस्ट्रेशन की लिमिट होती है। तो सोच के बोला क्या मैं स्टार्टिंग से ही कंसेशनल टैक्स पे करूंगा या 20 लाख के बाद पे करूंगा? 20 लाख के बाद पे करूंगा।
एक बात मुझे बताओ, सामने आकांक्षा बैठी है, आकांक्षा एक बात मुझे बताना, याद करो मैंने क्लास में कहा था कि जब भी आप करंट ईयर की एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हो तो उसमें वो लिमिट को बाहर निकाल देते हो जितनी लिमिट आपकी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लाइबल होती है। बट हाँ, अगर आपको एग्रीगेट टर्नओवर निकालनी है एलिजिबिलिटी के लिए, फिर वो लिमिट इंक्लूड करके चलोगे। तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या वो हमसे एलिजिबिलिटी मांग रहे हैं या टैक्स कैलकुलेशन मांग रहे हैं? वो टैक्स कैलकुलेशन मांग रहे हैं। और अगर वो टैक्स कैलकुलेशन मांग रहे हैं तो जब मैं करंट ईयर की टर्नओवर कैलकुलेट करूंगा तो वो लिमिट मैं कंसीडर नहीं करूंगा जहां तक मैं लाइबल था रजिस्ट्रेशन करवाने के, मतलब 20 लाख रुपए की लिमिट कवर नहीं करूंगा। तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है सर, अब जो अप्रैल से जून तक 20 लाख रुपए हैं, क्या इस पे मैं कंसेशनल टैक्स पे करूंगा? आंसर इज नो। जो अगले 30 लाख रुपए होंगे इस पे करूंगा कंसेशनल टैक्स, किस रेट से पे करूंगा? ओमकार मुझे आंसर दे दो, किस रेट से पे करूंगा? याद करो सेक्शन 10(2) में रेट क्या था? 6% था ना सर, तो इस पे रेट एप्लीकेबल होगा @6%, बस ये बात ध्यान देना। और अगला आंसर अब मुझे देगा नवजोत। नवजोत आप मुझे आंसर दोगे। अब यहाँ पे 30 लाख रुपए के ऊपर आपने 6% लगा दिया, सोच के बोलना आंसर। अब जो बैलेंस 20 लाख रुपए बचे हैं, क्या इस पर मैं नॉर्मल जीएसटी पे करूंगा या कंसेशनल टैक्स पे करूंगा? सोच के आंसर देना सर, इसमें मैं कंसेशनल टैक्स पे करूंगा या नॉर्मल जीएसटी पे करूंगा? कंसेशनल टैक्स पे करूंगा। रिवीजन नहीं कर रहे ना सही ढंग से, झूठ मत बोलना, रिवीजन तो नहीं की ना सर? अगर रिवीजन की होती नालायक तो आपने ये आंसर न दिया होता। एक बात मुझे सोच के बताओ, टोटल आपकी 50 लाख रुपए की टर्नओवर क्रॉस हो चुकी है, तो 50 लाख के बाद जितनी भी आपकी टर्नओवर होगी उस पर क्या पे करोगे? नॉर्मल जीएसटी तो पे करोगे। तो इस 20 लाख रुपए के ऊपर आप जीएसटी पे करोगे, 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर कैसी कैसी बेकार की बातें कर रहे हो भाई, 20 लाख तो हमारे पहले एग्जम्प्ट हो गए। अब जब 20 लाख एग्जम्प्ट हो गए तो 50 लाख की लिमिट तो ये है ना सर। मैं आपको दोबारा कह रहा हूं सर, 20 लाख रुपए आपने एग्जम्प्ट करने हैं, बट जब 50 लाख रुपए की लिमिट कैलकुलेट करोगे ना तो वो 20 लाख भी इंक्लूड करके चलोगे। मतलब ऐसा नहीं है कि 20 लाख रुपए एग्जम्प्ट कर दिए, उसके अगले 50 लाख पे कंसेशनल टैक्स, उसके बाद जीएसटी, ऐसा मैंने क्लास में कुछ भी नहीं कहा था। और अगर नोट्स आपके पास पड़े हो एक बार नोट्स खोल के देख लेना सर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में कई सारे किए थे। तो एक बार दोबारा बता रहा हूं, ये 20 लाख तो हो गए एग्जम्प्ट, अगले 30 लाख पर कंसेशनल टैक्स, अब हो गए 50 लाख रुपए। उसके बाद की जो भी टर्नओवर होगी वहां पे नॉर्मल जीएसटी पे करोगे, तो 20 लाख पर क्या पे करोगे? 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी जी। ठीक है जी। अब एक बार इसका आंसर देख लेना जी। अब देखो पहले तो वो 10(1) की बात कर रहे हैं भैया, 10(1), 10(2) मैन्युफैक्चरर पे है, ट्रेडर पे है, रेस्टोरेंट पे है, यहाँ एक्सक्लूसिव सर्विस है, उस केस में 10(1) एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर देखो उन्होंने बोला हाउ एवर 10(2) जो होगा वो वाला ऑप्शन ले लेगा, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख रुपए की है, क्योंकि उसने बिजनेस नया कमेंस की है। फिर गवर्नमेंट कहना चाहे कि करंट ईयर में जब वो टैक्स कैलकुलेट करेगा तो चेक करो सर, पहले 20 लाख तो हो गए एग्जम्प्ट, पहले 20 लाख तो हो गए एग्जाम, उस पर कोई भी टैक्स नहीं पे करेगा, उसको बाहर निकाल दिया। अगले 30 लाख रुपए के ऊपर चेक करो, आपने 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी, टोटल आपका 6%, मतलब 1,80,000 पे 90,000 सीजीएसटी, 90,000 एसजीएसटी। अब 50 लाख रुपए की लिमिट क्रॉस हो गई। अब 50 लाख के बाद की आपकी जो भी टर्नओवर होगी उस पे क्या पे करोगे? नॉर्मल जीएसटी पे करोगे। तो आपका बैलेंस जो बचा 20 लाख रुपए, उस पे 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, ये नॉर्मल जीएसटी पे करोगे। इस तरह से कैलकुलेट करोगे। तो रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान देगा, इधर देखो ध्यान से, रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान देगा कि जब भी आप एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करोगे पिछले साल की, तो वो लिमिट इंक्लूड करके चलोगे जो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लाइबल होती है। और जब करंट ईयर की एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करोगे तो 20 लाख रुपए की सर्विस वाले केस में, 40 लाख रुपए की गुड्स वाले केस में वो लिमिट एक्सक्लूड करके फिर कंसेशनल टैक्स एप्लीकेबल करोगे। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। अब बताओ क्वेश्चन करने का मजा आया नहीं आया? सर ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा, आपके एग्जाम के अंदर बनेंगे। ठीक है जी। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार ये सारा पॉइंट आप पढ़ सकते हो। इन्होंने पहले प्रोविजन एक्सप्लेन किया है और फिर बाद में जाके आंसर लिखा है। सेम प्रेजेंटेशन आपको इस लेवल पे करके आनी है। लैंग्वेज आपकी अपनी हो सकती है बट प्रेजेंटेशन आपकी ऐसी रहेगी जी। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फाइनली अब जाके क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करूंगा इसमें कोई डाउट नहीं होगा जी। ठीक है जी। अब आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 को भी मार्क कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है जी। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं? एग्जामिन वेदर द सप्लायर आर एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10 इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस इन द बिगिनिंग ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। वो कहना चाह रहे हैं कि भाई साहब एक बात बताओ, ये जो नीचे केस दिए हैं क्या वो सेक्शन 10 में स्कीम लेने के करंट ईयर में एलिजिबल है या नहीं, वो हमें बता दो। चलो देखते हैं जी। पहला केस क्या कह रहे हैं? पहला केस कह रहा है टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड इन जबलपुर, रजिस्टर्ड इन जलंधर पंजाब
इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर सिस्टम, इट्स एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज 125, मतलब 150 लाख तक है तो स्कीम के एलिजिबल तो हो गया। चलो आगे देखते हैं। टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेस सप्लाई द कंप्यूटर सिस्टम मैन्युफैक्चर्ड बाय इट विद इन द स्टेट ऑफ पंजाब ओनली with a view to expand its business operation. It will also start providing the repairing service of computer system in the current financial year. वो कह रहे हैं वो अपने बिजनेस को ना एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो वो कंप्यूटर की ट्रेडिंग के साथ साथ उस कंप्यूटर की रिपेयर की सर्विस भी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है सर, अगर वो साथ में सर्विस देना चाहता है, याद करो मैंने क्लास में कहा था कि अगर गुड्स के साथ में सर्विस देना चाहता हो तो लिमिट 50 लाख रुपए की एप्लीकेबल नहीं होगी। फिर जितनी आपकी टर्नओवर थी उसका 10% और 5 लाख विच एवरेज हायर वो लिमिट एप्लीकेबल होगी। यार मुझे नहीं पता कितने बच्चों को याद आ रहा है, कितने बच्चों को याद नहीं आ रहा। एक बार जाके नोट्स क्लास के देख लो सर। सेक्शन 10 की प्रोविजो हमने की थी, उस प्रोविजन के अंदर मैंने कहा था कि अगर मैन्युफैक्चरर साथ में सर्विस देना चाहता है तो वो दे सकता है, ट्रेडर साथ में सर्विस देना चाहता है वो दे सकता है, रेस्टोरेंट सर्विस के साथ कोई दूसरी सर्विस देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, बट उस सर्विस की एक लिमिट होगी। और वो लिमिट क्या होगी? जो भी आपकी टर्नओवर होगी उसका 10% और 5 लाख विच एवरेज हायर। तो अपने आप बोल देना अगर 125 लाख रुपए की टर्नओवर है, हेलो 125 लाख रुपए की टर्नओवर है, उसका 10% निकालूंगा 12.5 लाख रुपए, तो 12.5 लाख रुपए और 5 लाख हायर क्या बनेगा 12.5 लाख रुपए। तो वो करंट ईयर में 12.5 लाख रुपए तक की सर्विस भी दे सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। तो बताओ पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यस ही इज एलिजिबल, ये पर्सन एलिजिबल है, 150 लाख तक की सप्लाई कर सकता है, उसमें 12.5 लाख रुपए तक की ये सर्विस दे सकता है क्योंकि 10% तक की सर्विस अलाउड है जी। ठीक है, तो आप पहले का अगर आप आंसर चेक करोगे, पहले तो उन्होंने लो बता दिया सर, 10(1) का ना पूरा लो एक्सप्लेन कर दिया और 10(2) का लो बता दिया। देखो पहले तो प्रोविजन आपको लिख के आना पड़ेगा सर, क्योंकि अगर क्वेश्चन 5 या 8 नंबर का बनेगा, सबसे पहला काम क्या होगा कि जो प्रोविजन आपने क्लास के अंदर पढ़ा पहले प्रोविजन एक्सप्लेन करके आओ। फिर सारा प्रोविजन लिखने के बाद ना अब उसने आंसर देना स्टार्ट किया, पॉइंट नंबर 1 का ये आंसर देना स्टार्ट किया। उसने कहा 1.5 करोड़ तक टर्नओवर है इसलिए वो स्कीम ले सकता है क्योंकि टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, और करंट ईयर में देखो 12.5 लाख रुपए तक की वो सर्विस दे सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि 10% और 5 लाख हायर बनेगा 12.5 लाख रुपए, वहां तक की सर्विस दे सकता है। ये देखो इसका आंसर आएगा जी। अब बताओ क्वेश्चन में है क्या, मतलब समझ नहीं आ रहा। बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन अब करवा रहे हो तो आसान लग रहे, पेपर में क्वेश्चन होते ही नहीं है क्योंकि पेपर का ना प्रेशर झेल नहीं पाते। और मैं सही बता रहा हूं सर, अगर कूल माइंड से एग्जाम देने जाओगे ना आपको सारे क्वेश्चन वही दिखेंगे जो हम इस स्टूडेंट दरबार के अंदर करेंगे। और अभी तो कुछ भी नहीं सर, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना ट्यूसडे को कॉम्पोजिशन लेवी के, उसमें आपके एग्जाम के ही क्वेश्चन कराऊंगा और इवन सीए वाले एग्जाम के क्वेश्चन कराऊंगा, आपको दिखा दूंगा वो क्वेश्चन कितने मुश्किल आपको लगते हैं जी। आप खुद कहोगे सर वाकई एग्जाम में गलती हो जाती है। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का। तो भैया पहले का पॉइंट तो क्लियर हो गया, इसमें सर्विस अलाउड है, 12.5 लाख रुपए तक की अलाउड है। लो जी अगले पॉइंट पे आओ। अगला है सिद्धार्थ एंड सन्स, ध्यान से रही, सिद्धार्थ एंड सन्स रजिस्टर्ड इन दिल्ली ओन ए रेस्टोरेंट, उसका रेस्टोरेंट है टेस्टी फूड्स विद ए टर्नओवर 112 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अच्छी बात है। इन व्यू ऑफ द ग्रोइंग कस्टमर डिमांड इट विल ऑल्सो स्टार्ट इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग ऑफ जूस इन दिल्ली, मतलब वो साथ में रेस्टोरेंट के साथ ना जूस भी बेचना चाहते हैं, तो क्या वो एक कॉम्पोजिट स्कीम ले पाएंगे? 100% ले पाएंगे सर। एक बात बताओ, अगर वो जूस की ट्रेनिंग करना चाहता है तो भी 150 लाख की लिमिट है, रेस्टोरेंट वाले केस में कितनी लिमिट है? 150 लाख की लिमिट है। पिछले साल में टर्नओवर कितनी है? 112 लाख रुपए। तो क्या वो करंट ईयर में एलिजिबल होगा नहीं होगा? यस एलिजिबल होगा, और 150 लाख तक की एलिजिबल होगा जी। कोई बच्चा अपने दिमाग में ये मत लेके चले कि हाँ भाई जूस के लिए 150 लाख की अलग लिमिट होगी, रेस्टोरेंट के लगोगी, नहीं, वो टोटल 150 लाख रुपए की लिमिट होगी। मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि अगर वो रेस्टोरेंट सर्विस के साथ में अगर वो जूस बेचना चाहता है इंट्रा स्टेट में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो बेच सकता है, बट लिमिट जो होगी वो 150 लाख तक ही होगी, उसके ऊपर जाते ही वहां पे नॉर्मल जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। एक बच्चा कहता है यार तेरे को नहीं लग रहा विवेक सर गलत बता रहे हैं? कहता है यहाँ पे तो वो 10% की लिमिट एप्लीकेबल होगी ना। मेरे बच्चे, मेरे बाबू, मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे अदरक, मेरे भिंडी, मेरे प्याज, मेरे आलू कलर के बच्चे, वो 10% की लिमिट एप्लीकेबल तब होती है अगर गुड्स के साथ में सर्विस देना चाहते हो, या तो रेस्टोरेंट सर्विस दे रहे हो साथ में ट्रेडिंग करना चाहते हो गुड्स की, तो ऑब्वियस सी बात है गुड्स की ट्रेडिंग भी तो 150 लाख में ही कवर होती है, तो टोटल एग्रीगेट जो लिमिट होगी ना वो 150 लाख रुपए की होगी। और यस ये पर्सन स्कीम लेने के एलिजिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। ठीक है, आपको मैं दिखा दूं इसका आंसर, ये देख लो पॉइंट नंबर 2 का आंसर जी, आप एक बार पढ़ सकते हो। देखो 1.5 करोड़ तक है
और साथ में वो सर्विस देना चाहता है तो वो एलिजिबल है। देखो लिखा सिद्धार्थ एंड सन्स इज एलिजिबल फॉर कंपोजिट स्कीम अंडर सेक्शन 10(1) और 10(2) ऑफ सेक्शन 10। डन है जी, ओके है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे बढ़े। यस सर, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। आगे देखो जी, फिर अगला पॉइंट, अगला पॉइंट अब ये निकल के आ रहा है जी, पॉइंट नंबर सी पे आओ जी। अब वो कह रहे हैं सीताराम एसोसिएट, ध्यान से पढ़ना जी, सीताराम एसोसिएट रजिस्टर्ड इन सिक्किम इज एंगेज इन द रनिंग ए फूड चेन वेज किचन इन द स्टेट। It has a turnover 73 lakh in the preceding financial year. In the current financial year, it decided to shut down the food chain owing to huge loss being incurred in the said business. Instead, it will start providing intra-state architect service. तो क्या वो ये काम कर सकते हैं? सर एक बात मुझे सोच के बताओ पहले तो, जो उसका पुराने वाला बिजनेस था, जो उसकी फूड चेन थी ना, उसमें 150 लाख रुपए की लिमिट थी, उसमें 150 लाख रुपए की लिमिट थी। और अगर 150 लाख रुपए की लिमिट थी तो 73 लाख था, तो भैया इस साल वो स्कीम लेने के एलिजिबल था। बट अब वो कहना चाह रहे हैं कि वो इसको बंद करके एक नई सर्विस देना स्टार्ट करें, आर्किटेक्ट की सर्विस। अब सोच के बोला उस सर्विस वाले केस में, हेलो इधर देखो ध्यान से प्लीज यार, सीधे होके बैठो, बिल्कुल बिल्कुल सीधे होके बैठो नालायक, मतलब हद हो गई सर, बिल्कुल ही। आपको पता है आज मुझे घर जाना है, ठीक है, और आपको मैंने कल, पता नहीं आपने वीडियो देखी नहीं देखी, कुछ बच्चों को पता है जो मतलब दिन में 1-2 बार मुझे मैसेज करके पूछ ही लेते हैं सर हाल चाल क्या है। मुझे 2 दिन से फीवर है, ठीक है, उसके बावजूद भी मैं आपका ये चाह रहा हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, कम से कम क्लास मेरी तरफ से आपके पास पहुंच जाए। उसके बाद भी अगर ये विष्णु भगवान की तरह आप अगर ऐसे टेढ़े होकर बैठोगे ना, कितनी गलत बात है, देख लो। सीधे होकर बैठो सर, बिल्कुल सीधे होकर बैठो, मतलब इस तरह से बैठो जैसे वाकई मुझे लगे यार मुझे आपको देख के मोटिवेशन मिल रहा है। हाँ अब आया ना मजा। अब देखो इधर, अब सर एक बात मुझे बताओ, अब आर्किटेक्ट सर्विस वाले केस में लिमिट कितनी है? 50 लाख रुपए की, क्योंकि वो 10(2) में कवर है। अब अगर 73 लाख की टर्नओवर होगी तो क्या वो स्कीम के एलिजिबल होगा? वो एलिजिबल ही नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए मुझे 50 लाख रुपए की टर्नओवर चाहिए। अगर पिछले साल 50 लाख रुपए की टर्नओवर है तो करंट ईयर में मैं वो स्कीम ले पाऊंगा, नहीं तो वो स्कीम नहीं ले पाऊंगा जी। तो मुझे फटाफट से इसका आंसर एक बार देखते हैं, पॉइंट नंबर सी का। देखो री, however the benefit of composite scheme 10(2)(a) is available in case a registered person who is not eligible to pay tax under 10(1), 10(2) अगर 50 लाख तक है। in the view of the above mentioned provision, सीताराम एसोसिएट cannot avail the benefit of composite scheme 10(2)(a) also is aggregate turnover जो है पिछले साल की 50 लाख से ज्यादा है। वही बात मैं आपको बता रहा हूँ सर, क्योंकि 73 लाख है, लिमिट 50 लाख चाहिए। हाँ, अगर वो इस सर्विस को छोड़ के किसी गुड्स की ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता, रेस्टोरेंट सर्विस देना स्टार्ट करता, मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करता, फिर वो एलिजिबल था, क्योंकि वहां पे लिमिट 150 लाख रुपए की थी। बट वो ऐसी सर्विस देना चाह रहा है जो 10(1), 10(2) में कवर नहीं है, वो 10(2)(a) में कवर है, इसलिए लिमिट 50 लाख है और उसको स्कीम से बाहर निकाल दिया। वो ये स्कीम नहीं ले पाएगा, बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है जी। लो जी, अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे, फिर यहां पे आ जाओ जी। अगला पॉइंट यहां पे आ गया, क्वेश्चन नंबर सी हो गया। अब डी पे आओ जी। देखो डी क्या है, दीप्ति सर्विस लिमिटेड रजिस्टर्ड इन उत्तराखंड इज एक्सक्लूसिवली प्रोवाइडिंग हेयर स्टाइलिंग सर्विस। उसकी टर्नओवर 34 लाख रुपए पिछले साल में। विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ दीप्ति सर्विस लिमिटेड ऑल्सो स्टार्ट सप्लाई ब्यूटी प्रोडक्ट्स अलोंग विद प्रोवाइडिंग हेयर स्टाइलिंग सर्विस इन द करंट फाइनेंशियल ईयर? मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, पहले तो एक बात बताओ, क्या ये स्कीम लेने के एलिजिबल है या नहीं है? बिल्कुल एलिजिबल है, 100% एलिजिबल है, क्योंकि 50 लाख रुपए तक की टर्नओवर है, 34 लाख रुपए, तो सर्विस देने के लिए एलिजिबल है। और करंट ईयर में 50 लाख रुपए तक की सर्विस पर ये कंसेशनल टैक्स पे कर सकती है, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं, पॉइंट नंबर डी में अगर आप चेक करोगे, देखो इन्होंने 10(2)(a) लगाया होगा, ये तो पहले 10(1) के बारे में बता रहे हैं। देखो फिर ये 10(2)(a) 50 लाख की लिमिट है, और उसमें वो क्या बन जाएगा? एलिजिबल। देखो लिखा है ना, एंटाइटल टू अवेल द बेनिफिट अंडर सेक्शन 10(2) इन करंट फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद वो कह रहे हैं फर्दर द आंसर विल रिमेन द सेम इवन इफ दीप्ति सर्विस ऑल्सो स्टार्ट सप्लाइंग ब्यूटी प्रोडक्ट अलोंग विद प्रोवाइडिंग हेयर स्टाइलिंग सर्विस इन द करंट फाइनेंशियल ईयर सिंस इट फुलफिल द कंडीशन लेड आउट अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ 10(2)(a) इट कैन अवेल द बेनिफिट कॉम्पोजिट अंडर 10(2)(a) टिल द टाइम एग्रीगेट टर्नओवर 15। मतलब अगर 50 लाख रुपए तक की टर्नओवर है तब तक वो बेनिफिट अवेल कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर अब सोच के बताओ, क्या ये चारों क्वेश्चन वाकई ही कॉम्पोजिट स्कीम के मजेदार क्वेश्चन थे या नहीं थे? मैं सही बता रहा हूं सर, कॉम्पोजिट स्कीम का एक ऐसा चैप्टर है जो आज तक एग्जाम में कभी स्किप नहीं हुआ और कंफर्म क्वेश्चन बनेगा, और इस तरह का ही बनेगा केस स्टडी बेस। हाँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे बनेगा, एग्रीगेट टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको हम ट्यूसडे वाली क्लास में कर लेंगे जी, ठीक है जी। आओ जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ।
क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से पढ़ना जी। शुभ लक्ष्मी, शुभ लक्ष्मी फूड्स इज एंगेज इन द सप्लाइंग ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस इन महाराष्ट्र। In the preceding financial year, it had a turnover 140 lakh from the restaurant service. Okay. Further, it has earned the bank interest 20 lakh from the fixed deposit. अच्छी बात है। You are required to advise Shubh Lakshmi Food whether it is eligible for composite scheme under 10(1), 10(2) in the current financial year. Further, assuming that in the current financial year उसकी टर्नओवर 130 लाख रुपए है, रेस्टोरेंट सर्विस है, और 10 लाख रुपए सप्लाई है फार्म लेबर की, और करंट ईयर में 30 लाख रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है, तो बताओ उसका टैक्स पेबल बताओ जी। इस क्वेश्चन को ना मैं जितना इंपॉर्टेंट मार्क करूं उतना ही आपके लिए कम है, और अगर मैं एग्जामिनर होता तो कंफर्म है क्वेश्चन आपके एग्जाम में देता जी। क्यों? क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूरी वो नॉलेज आपकी चेक करेगा। सर सबसे पहले बात करते हैं पिछले साल की टर्नओवर की। अब सोच के बोला, पिछले साल की टर्नओवर, जब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं तो आपको मैंने कहा था सारी टर्नओवर कंसीडर करोगे, बट ऐसी इनवर्ट सप्लाई जो रिवर्स चार्ज में कवर है वो कंसीडर नहीं करोगे, और इंटरेस्ट और डिस्काउंट वो कंसीडर नहीं करोगे। तो पिछले साल की टर्नओवर सोच के बोलना, मैं 140 लाख मानूं या 160 मानूं, 140 मानूंगा, यस ये स्कीम के एलिजिबल बन जाएगा, क्योंकि 20 लाख की टर्नओवर मैं एग्रीगेट टर्नओवर में कैलकुलेट ही नहीं करूंगा। फिर करंट ईयर में जब भी आप टैक्स पे करोगे, रेस्टोरेंट सर्विस वालों के लिए आप टर्नओवर लेके चलोगे, बट टर्नओवर में वो टर्नओवर नहीं लोगे जो इंटरेस्ट और डिस्काउंट वाली है। तो इंटरेस्ट और डिस्काउंट वाली एक्सक्लूड कर दूंगा ना, मतलब 30 लाख रुपए यहां पे एक्सक्लूड कर दूंगा। अब अगर 30 लाख रुपए मेरे बच्चे, मेरे अदरक, मेरे भिंडी, मेरी काली मिर्च, मेरी शिमला मिर्च, इधर देखो ध्यान से, अब अगर 30 लाख रुपए बाहर निकाल दिए तो 130 प्लस में 10 140, तो 140 पर मुझे 5% के रेट से यहां पे टैक्स पे करना पड़ेगा। 5% मतलब रेस्टोरेंट सर्विस वाले केस में आप जानते हो 5% का रेट है, तो मुझे 5% यहां पे लगाना पड़ेगा। एक बच्चा कह रहे हैं सर तो क्या ये फार्म लेबर की जो सर्विस 10 लाख रुपए की दी है, क्या वो भी यहां पे ऐड करके चलेंगे? बिल्कुल ऐड करके चलेंगे सर, 100% ऐड करके चलेंगे, बट यहां पे कई ऑथर का अलग व्यू भी है। बट हमें ICSI के एग्जाम, जब भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो आपको ये 10 लाख रुपए कैलकुलेट करने आने होंगे। जो CA वाले क्वेश्चन है उसमें कई बार सेकंड व्यू भी देते हैं। सेकंड व्यू में लिखा होता है कि आप सिर्फ 130 लाख रुपए टैक्सेबल करोगे, 30 लाख रुपए तो वैसे ही काउंट नहीं होंगे, और 10 लाख रुपए फार्म लेबर की सर्विस ना एग्जम्प्टेड सर्विस होती है, तो एग्जम्प्टेड सर्विस हम एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं लेते। बट याद करो मैंने कहा था रेस्टोरेंट सर्विस वाले केस में हमें टर्नओवर लेनी होती है, तो टर्नओवर मींस एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल दोनों, बट इंटरेस्ट और डिस्काउंट छोड़ के। तो अगर हमारे एग्जाम में सेम क्वेश्चन फ्रेम होगा तो हम 140 के बेस पे ही कैलकुलेशन करके आएंगे जी, ठीक है जी। और देखो वैसे भी 14 लाख रुपए तक की सर्विस तो अलाउड ही है, क्योंकि पिछले साल अगर 140 लाख है उसका मैं 10% निकालूं तो 14 लाख रुपए तक की करंट ईयर में सर्विस में दे सकता हूं। और सर्विस में दे कितनी रहा हूं? फार्म लेबर वाली 10 लाख रुपए, तो लिमिट के तो अंदर ही है ना, ठीक है। आओ जी मैं आपको दिखाता हूं। देखो 1.5 करोड़ की टर्नओवर है और आप साथ में सर्विस दे सकते हो, वही 10% और 5 लाख हायर वाली, ठीक है। अब यहाँ पे उसने फिर बोला भैया एग्जाम्प्ट सर्विस आप इंक्लूड करोगे एग्रीगेट टर्नओवर में, बट आप इंटरेस्ट और डिस्काउंट इंक्लूड नहीं करोगे। देखो पहले क्या कर रहे हैं, सारा प्रोविजन लिख रहे हैं सर। मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर प्रोविजन के बिना आंसर लिख के आओगे ना, नंबर नहीं मिलेंगे, चाहे क्वेश्चन सारा ही सही क्यों ना हो। तो एक बात तो इन क्वेश्चन से सीख लो कि बिना प्रोविजन के आंसर मत लिख के आना। मतलब क्वेश्चन जहां पे बनेगा ना, पहले होगा प्रोविजन फिर होगा आंसर, बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक और, अब देखो 140 लाख है, क्योंकि 20 लाख रुपए इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट ही नहीं करना। 14 लाख रुपए तक की आप सर्विस दे सकते हो। आपने सर्विस कितनी दी है? 10 लाख रुपए की लिमिट के अंदर है, तो 130 प्लस में 10 140, उसका 5% आप निकालोगे तो CGST SGST इतना अमाउंट निकल के आ गया। बताओ इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी? और जो 30 लाख रुपए करंट ईयर में इंटरेस्ट डिस्काउंट आ रहा है वो लिमिट में लेंगे ही नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट और डिस्काउंट ना तो पिछले साल के टर्नओवर में लेते हैं और ना ही करंट ईयर के टर्नओवर में लेते हैं। अब बताओ इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का आगे बढ़ सकता हूं जी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था जी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लेते हैं। एक बच्चा तो कह रहा है सर नींद आ रही है, सर मेरे को नींद आ रही है। मेरा बच्चा, मेरा बाबू, मेरे नोन, सुला दो, इधर आओ, सो जा नालायक, इधर देखो ध्यान से, नींद आ रही है। सुलाऊं अभी? यहाँ पे हद हो गई, बिल्कुल सीधे होके बैठो सर, बिल्कुल। एक बात मुझे बताओ, आप मुझे अगर अपनी लाइफ के दिन में 50 मिनट भी नहीं दे सकते तो फिर मैं आपका क्या लगा? एक बच्चा कह रहा है कुछ भी नहीं लगे। बताऊं अभी? इधर देखो ध्यान से, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6D। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 ना यार मैं नहीं करूंगा यार, ना ना बस बहुत हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 मैं नहीं करूंगा, आप मुझे इसका आंसर दोगे। एक बार 6 पढ़ना जी। बंसल एंड चंडियोक स्टार्टेड ए पार्टनरशिप फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन जयपुर राजस्थान ऑन 1 अप्रैल, मतलब नया बिजनेस स्टार्ट किया है, नई सर्विस देनी स्टार्ट की है, अच्छी बात है। दी फर्म स्पेशलाइज इन प्रोवाइडिंग ऑडिट सर्विस टू बैंक इन राजस्थान, इट प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल ऑफ इट्स टर्नओवर। अब देखो अप्रैल से जून 10 लाख रुपए की सर्विस है, जुलाई टू सितंबर 20 लाख रुपए की सर्विस है, अच्छी बात है। इट क्रॉस द थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख, जो 20 लाख रुपए की थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस की है वो 1 अगस्त को क्रॉस की है, बहुत बढ़िया बात है। बंसल एंड चंडियोक विश टू ऑप्ट टू पे कंसेशनल टैक्स अंडर सेक्शन 10(2)(a), एग्जामिन वेदर द फर्म इज एलिजिबल फॉर कंपोजिट स्कीम, और इफ यस अगर हाँ देन डिटरमाइन द टैक्स पेबल बाय इट इन क्वार्टर्स अप्रैल टू जून और जुलाई टू सितंबर। अब एक बात मैं सोच के बताऊं जी, सेक्शन 10(2)(a) में पिछले साल टर्नओवर 0 थी, तो 0 इज लेस देन 50 लाख, क्या वो स्कीम ले पाएगा? बिल्कुल स्कीम ले पाएगा। और मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है सर, अगर वो स्कीम ले पाएगा, याद करो पहले 20 लाख रुपए जहां तक रजिस्ट्रेशन करवाने के लाइबल है वहां तक तो मुझे कंसेशनल टैक्स पे ही नहीं करना। तो सोच के बोला अप्रैल टू जून में क्या 10 लाख रुपए पर कोई भी टैक्स जाएगा? आंसर इज नो, इस क्वार्टर में कोई भी टैक्स पे नहीं करना। और जो जुलाई टू सितंबर वाला क्वार्टर है उसमें 2 टुकड़े होंगे सर। 2 टुकड़े कैसे होंगे? इस 20 लाख में 10 लाख तो अलग निकाल दो, 10 लाख अलग निकाल दो। अब 10 लाख रुपए अलग क्यों निकाल दो? क्योंकि 20 लाख रुपए लिमिट है एग्जम्पशन। अब 10 लाख रुपए आपने एग्जाम्प्ट कर दिए, 10 लाख रुपए आप एग्जाम्प्ट कर दो, इस पे भी कोई टैक्स पे नहीं करोगे। बट जो ये आपके 10 लाख रुपए होंगे इस पे आप टैक्स पे करोगे एट द रेट 6%, मतलब 60,000 रुपए आपको यहाँ पे टैक्स निकल के आएगा। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? सर अभी अभी हमने इससे ऊपर एक क्वेश्चन किया था कि 20 लाख रुपए की आपकी लिमिट होती है, 20 लाख रुपए तक आपका एग्जाम्प्ट होता है, तो अगर 20 लाख रुपए एग्जाम्प्ट है, टोटल 30 लाख रुपए है, तो 10 लाख तो एग्जाम्प्ट हो गए, और इसमें 10 लाख एग्जाम्प्ट हो गए, तो बैलेंस 10 लाख जो बचेंगे वही तो आप कंसेशनल टैक्स लगाओगे। तो कंसेशनल का रेट कितना है 10(2) में 6% है ना, तो 60,000 रुपए टैक्स निकल गया, 30,000 रुपए CGST और 30,000 रुपए SGST जी। आपको मैं इसका आंसर दिखा देता हूं। पहले देखो इन्होंने प्रोविजन लिखा इतना लंबा चौड़ा, अब प्रोविजन लिखने के बाद देखो अप्रैल टू जून क्वार्टर में वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे लिमिट आपकी 20 लाख तक है। और अगले क्वार्टर में देखो क्या कह रहे हैं कि भैया 20 लाख तो एग्जम्प्ट कर दो क्योंकि 10 लाख की लिमिट बैलेंस थी, अब 10 लाख का 6% 60,000 रुपए, 30,000 रुपए CGST, 30,000 रुपए SGST, इस तरह से आप टैक्स पे करोगे जी। अब बताओ जी इस क्वेश्चन में है क्या? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी अजीब लग रहा हो जी? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं। लो जी अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारा रह गया और 8 हमारा रह गया। अच्छा 9 है, ये 9 तो हमारा इसका नहीं है जी, 9 तो हमारा चार्जिंग सेक्शन है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ जी, अब ये वाला एक तो आपने घर से करके आना है जी। क्वेश्चन नंबर 13 ये आपका होमवर्क है, बस क्वेश्चन नंबर 13 आपका होमवर्क है। 9 और 10 नहीं 8 और 9 ये दोनों मैं भी करवा देता हूं। हमारे कितने हो गए? 7 और 8, सॉरी 7 और 8 अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। 9 हमारा है नहीं, उसके बाद मेरे ख्याल से नंबरिंग में गलती हुई है यार, 7 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 आएगा यहाँ पे, 9 ये 9 है, उसके बाद फिर यहाँ पे 10 आएगा, ये 10 आएगा जी। 10 आपने होमवर्क है, हाँ बस 10 आपने होमवर्क करना है, ठीक है। तो अब जी 7 और 8 डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे एक बार आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? और फटाफट 7 रीड करो। मिस्टर प्रेम इज रनिंग ए रेस्टोरेंट इन दिल्ली इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, 120 लाख रुपए की टर्नओवर है फ्रॉम द रेस्टोरेंट सर्विस इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। अपार्ट फ्रॉम रेस्टोरेंट सर्विस ही ऑल्सो वांट टू प्रोवाइड फूड डिलीवरी सर्विस टू अदर स्मॉल रेस्टोरेंट, ठीक है। ही एस्टिमेट द टर्नओवर ऑफ सब सर्विस अप टू 5 लाख, तो क्या वो स्कीम ले सकता है 10(1) 10(2) में? अब सोच के बोलना सर, अब रेस्टोरेंट सर्विस वाले केस में 150 लाख रुपए की लिमिट होती है। यार आंसर देने की ना कोशिश करो, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो, हमने क्लास में क्या किया था। रेस्टोरेंट सर्विस वाले केस में 150 लाख रुपए की लिमिट होती है। अब अगर 150 लाख रुपए की लिमिट होती है तो करंट ईयर में वो 150 लाख तक की सप्लाई कर सकता है, वो साथ में सर्विस देना भी चाहता है। अब अगर साथ में सर्विस देना चाहता है तो 150 लाख का 10%, नहीं सॉरी 120 लाख का 10%, क्योंकि पिछले साल की टर्नओवर कितनी है 120 लाख रुपए। अगर मैं इसका 10% निकालूंगा तो 12 लाख रुपए और 5 लाख, हायर क्या बनेगा 12 लाख रुपए। मतलब करंट ईयर में रेस्टोरेंट सर्विस देने वाला 12 लाख रुपए तक की सर्विस दे सकता है। बट वो कह रहे हैं कि जब वो सर्विस देना चाहता है ना उसकी वैल्यू 5 लाख रुपए तक है, तो क्या वो स्कीम लेने के एलिजिबल है या नहीं है? 100% वो स्कीम लेने के एलिजिबल है। वो 5 लाख रुपए तक की सर्विस भी दे सकता है और साथ में रेस्टोरेंट वाला काम भी कर सकता है। बट हाँ 150 लाख रुपए तक ही कर पाएगा, क्योंकि 150 लाख के बाद फिर वो नॉर्मल स्कीम के अंदर आ जाएगा जी, ठीक है।
तो बताओ जी फटाफट से, क्या वो एलिजिबल है? यस वो एलिजिबल है। और देखो वो सर्विस जो दे पाएगा वो 12 लाख रुपए तक दे पाएगा। उसने बोला 5 लाख रुपए तक दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेस्टोरेंट सर्विस वाला करंट ईयर में स्कीम लेने के एलिजिबल है जी। देखो पहले इन्होंने क्या लिखा, आप हर क्वेश्चन का आंसर चेक कर लो सर। सिंगल सिंगल क्वेश्चन के आंसर में पहले आपको प्रोविजन दिखेगा, उसके बाद आपको आंसर दिखेगा जी। कोई दिक्कत तो नहीं है। आओ जी अब लास्ट क्वेश्चन पे आओ जी। ये लास्ट क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना। वो कह रहे जी हीरा लाल एंड सन्स रजिस्टर्ड इन कर्नाटका हैज ऑप्टेड टू अवेल द बेनिफिट ऑफ कंपोजिट स्कीम अंडर 10(1)(10)(2) ऑफ सेक्शन 10. It has furnished the following detail quarter ended on 30th June. टैक्सेबल टर्नओवर ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट 15 लाख रुपए की है। एग्जम्प्टेड टर्नओवर जो है 17 लाख रुपए की है। टोटल टर्नओवर 32 लाख रुपए की है। ठीक है। यूजिंग द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द टैक्स टू बी पेड बाय द फर्म फॉर क्वार्टर एंडेड 30th जून इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन। अगर हीरा लाल सन्स मैन्युफैक्चरर होता तब क्या होता, और अगर ट्रेडर होता तब क्या होता? सर एक बात मुझे सोच के बताओ, एक बात सोच के बताना। मैन्युफैक्चरर वाले केस में अगर मेरी क्लास का सिंगल बच्चा भी इंटेलिजेंट है, मैन्युफैक्चरर वाले केस में करंट ईयर में जब भी टर्नओवर कैलकुलेट करोगे तो सारी टर्नओवर लोगे इंटरेस्ट डिस्काउंट छोड़ के, और ऐसे इनवर्ट सप्लाई जो रिवर्स चार्ज में कवर है उसको छोड़ के। अब सोच के बोलना, आपको मैंने क्लास में भी कहा था कि मैन्युफैक्चरर वाले केस में जैसे टर्नओवर पिछले साल की निकालते हो सेम करंट ईयर में निकालते हो। तो क्या एग्जम्प्टेड सप्लाई भी कंसीडर करेंगे? नहीं करेंगे? यस करेंगे। टैक्सेबल सप्लाई यस करेंगे। तो करंट ईयर में जब टैक्स पे करेगा मैन्युफैक्चरर तो 32 लाख रुपए के ऊपर वो 1% कैलकुलेट करेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर वाले केस में 1% का रेट होता है। 1,60,000 पे CGST, 1,60,000 पे SGST। और मुझे नहीं पता मेरी क्लास में कितने बच्चे इंटेलिजेंट है, आंसर देना भाई। क्या नाम है आपका? नमन। नमन आप मुझे आंसर देना। ट्रेडर वाले केस में क्या हम करंट ईयर में टैक्सेबल सप्लाई लेते हैं या टर्नओवर लेते हैं? टर्नओवर लेते हैं। बहुत बढ़िया नमन, वेरी गुड यार, कमाल कर दिया। इतने सारे लेक्चर लगाए उसके ऊपर पानी गिर दिया आपने। तो एक बात मुझे बताओ, ट्रेडर वाले केस में क्या हम टर्नओवर लेते हैं? सर वहां पर मैंने कहा भी था कि ट्रेडर वाले केस में टैक्सेबल सप्लाई लेते हैं। और याद करो नालायकों, ये क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया था, जो रेगुलर बैच वाले बच्चे होंगे और जो यूट्यूब फैमिली के बच्चे होंगे। मैं दोबारा कर रहा हूं, एग्जाम में सेम क्वेश्चन बनेगा, आप गलती करके आ जाओगे। मैन्युफैक्चरर वाले केस में सारी टर्नओवर लोगे, ट्रेडर वाले केस में ओनली टैक्सेबल टर्नओवर लोगे जब करंट ईयर में टैक्स कैलकुलेट करते हो। तो मुझे फटाफट से बोल देना जी, ट्रेडर वाले केस में टैक्स कैलकुलेट करूंगा 15 लाख रुपए के ऊपर, 1.5 लाख रुपए, 75,000 CGST, 75,000 SGST। और अगर बात करूंगा मैन्युफैक्चरर की तो 32 लाख का 1% निकालूंगा 3,20,000 पे, 160 SGST, 160 CGST जी। देखो अब यहाँ पे आप टैक्स पे करना है, यहाँ पे सॉरी 32 लाख का 1% 32,000 पे आ गया, मुझे लगा 3,20,000 पे आ रहा है। 32,000 पे आ गया, 16,000 पे CGST, 16,000 पे SGST, और वहां पे आप निकालोगे 15 का 15,000 पे, 75 इस तरह से कैलकुलेट करोगे जी। इस तरह से आपके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन सकते हैं जी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 आपने एक बार घर से करना है जी। उम्मीद करूंगा जो क्वेश्चन बैंक 2 जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है उसमें कंपोजिट स्कीम के जो भी क्वेश्चन थे वो हमने सारे कर लिए हैं। उम्मीद करूंगा इन क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आपको होगी नहीं जी। बाकी कोई दिक्कत होगी मुझसे पूछ लेना। ट्यूसडे को हम नए क्वेश्चन करेंगे हम कंपोजिट स्कीम के ही, क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 लेक्चर मुझे लगाने हैं। अब ट्यूसडे को जो हम क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे प्रैक्टिकल, हाथ में कैलकुलेटर लेके बैठना। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बने हैं, सीए वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन बने हैं वो सारे मैं करवा दूंगा ट्यूसडे को। उसमें एग्रीगेट टर्नओवर की कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम ट्यूसडे को करेंगे जी। ठीक है जी, चलो तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे हम ट्यूसडे को जी, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच, बाय बाय जी, बाय बाय, खुश रहो यार, हमेशा खुश रहो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू जी।